नमस्ते। आपका स्वागत है। कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। एंड्रयू ने अपनी पत्नी जेसिका के साथ एक ऐसी जिंदगी बनाई थी जो बाहर से देखने में बेहद मजबूत लगती थी। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे। एंड्रयू डेनवर की एक जानी मानी फर्म में सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करता था, जबकि जेसिका शहर के बीचों बीच महिलाओं के कपड़ों का एक बुटीक चलाती थी। उनके दो बच्चे थे, 9 साल की ओलिविया और 6 साल का बेंजामिन, और वे शहर के बाहरी इलाके में एक आरामदायक घर में रहते थे। उनकी दिनचर्या एक तय ढर्रे पर चलती थी, लगभग उबाऊ। लेकिन एंड्रयू का हमेशा से मानना था कि एक खुशहाल शादी की नींव स्थिरता ही होती है। वह एक सिद्धांतों वाला आदमी था, अपने परिवार के लिए समर्पित, जो हर सुबह जल्दी काम पर निकल जाता और हर रात घर की सुकून भरी छांव में लौट आता। दूसरी ओर जेसिका हमेशा से ही जीवंत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली रही थी, जिसने अपनी मेहनत और लगन से स्थानीय फैशन की दुनिया में अपनी जगह बनाई थी। उसका बुटीक, जिसका नाम सिल्क एंड रोज था, उसका गुरूर था, और एंड्रयू ने हमेशा उसके सपनों का समर्थन किया था, भले ही इसके लिए उन्हें साथ बिताने वाला वक्त कुर्बान करना पड़ा हो। लेकिन हाल के कुछ महीनों में कुछ बदल गया था। जेसिका का बर्ताव अजीब होने लगा था। वह दुकान के लिए पहले से जल्दी निकलने लगी और देर से घर आने लगी। वह अपनी पर्सनैलिटी पर इतना ध्यान देने लगी थी जितना उसने सालों में नहीं दिया था। नई ड्रेस, निक्वेंट मेकअप, अलग अलग तरह के परफ्यूम, एंड्रयू सब कुछ देख रहा था। लेकिन उसके मन में रेंगते हुए काले ख्यालों को वो दूर धकेलने की कोशिश करता रहा। वह उसकी नजरों से बचकर टेक्स्ट का जवाब देती, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती जो वो कभी एंड्रयू के साथ नहीं बांटती थी। वह अपनी स्क्रीन को देखते हुए खुद ही हंस पड़ती, और जब एंड्रयू पूछता कि कौन है, तो उसका जवाब हमेशा टालने वाला होता। अरे, बस एक ग्राहक है, या दुकान से जुड़ी कोई बात। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उस शक्की और वहमी पति की तरह नहीं बनना चाहता था जो बिना वजह के शक से अपनी शादी बर्बाद कर दे, जब तक कि कुछ निशानियों को नजरअंदाज करना नामुमकिन नहीं हो गया। एंड्रयू ने नोटिस करना शुरू किया कि जेसिका जब घर आती तो उसके बाल बिखरे होते और ब्लाउज की सिलवटें बिगड़ी होती, और उसके पास हमेशा एक व्यस्त दिन होने का बहाना तैयार रहता। उसने एंड्रयू के काम के बारे में पूछना बंद कर दिया, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनमें कभी उसकी गहरी दिलचस्पी हुआ करती थी। उनकी बातचीत सतही और मशीनी हो गई थी, और सबसे बुरी बात, उसने एंड्रयू की आंखों में देखना बंद कर दिया था। एंड्रयू इस औरत को लगभग 15 सालों से जानता था, और वह जानता था कि कुछ तो गलत है। तभी उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। उस मनहूस रात के खाने से 3 दिन पहले उसने एक प्राइवेट जासूस को काम पर रखा। जासूस का नाम रेमंड कोल था, एक अधेड़ उम्र का पूर्व पुलिस वाला जो बेवफाई के मामलों को बड़ी सावधानी से संभालता था। एंड्रयू को ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा था, जैसे वह अपनी ही पत्नी के भरोसे को धोखा दे रहा हो। लेकिन शक का कीड़ा उसकी शांति को खाए जा रहा था। उसे सच जानना था, भले ही इसका मतलब कुछ ऐसा जानना हो जो सब कुछ तबाह कर दे। रेमंड ने उसे यकीन दिलाया कि वह सावधानी से काम करेगा और कुछ ही दिनों में पूरी रिपोर्ट दे देगा। एंड्रयू ने एडवांस में पैसे दिए। जासूस के ऑफिस से सीने पर एक भारी बोझ लेकर निकला और घर जाकर ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो। उस रात जेसिका ने बाहर डिनर पर जाने का सुझाव दिया। हमें अकेले बाहर गए हुए काफी समय हो गया है, उसने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जिसे एंड्रयू ठीक से पढ़ नहीं पाया। वह मान वह मान गया।
इस उम्मीद में कि शायद वह रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा वापस पाने की जो वे खो रहे थे। जेसिका के माता-पिता बच्चों की देखभाल के लिए रुक गए और वे एक इटालियन रेस्टोरेंट में गए, जहां वे खास मौकों पर जाया करते थे। वह एक आरामदायक जगह थी, जहां धीमी रोशनी, लाइव संगीत और एक ऐसा मेनू था जो उन दोनों को पसंद था। एंड्रयू ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन तनाव सतह के ठीक नीचे धड़क रहा था। उन्होंने वाइन ऑर्डर की और मामूली बातों पर चर्चा की, और एक पल के लिए एंड्रयू ने लगभग खुद को यकीन दिला लिया था कि वह ज्यादा सोच रहा है, कि यह सब सिर्फ उसका वहम है। लेकिन फिर खाना आधा खत्म होने पर जेसिका ने अपना कांटा नीचे रखा, सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है? यह सवाल हवा को किसी ब्लेड की तरह चीरता हुआ कहीं से भी आ गया। एंड्रयू का पेट किसी ने मरोड़ दिया हो। उसका लहजा अजीब था, चुनौती और जिज्ञासा का मिश्रण, जैसे वह थाह ले रही हो। वह एक पल के लिए जम गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या उसे जासूस के बारे में पता चल गया? क्या रेमंड पकड़ा गया? या इससे भी बदतर, क्या वह कुछ कबूल करने वाली थी और यह देखना चाहती थी कि उसे कुछ शक है या नहीं? एंड्रयू अपनी बेचैनी छिपा नहीं सका। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो गया है और दिल की धड़कन बढ़ गई है। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बस वेटर को बुलाया, बिल मांगा, चुपचाप भुगतान किया और रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। जेसिका वहां हैरान बैठी रह गई, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। एंड्रयू, रुको, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने पार्किंग तक उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही कार में बैठकर इंजन स्टार्ट कर चुका था। मुझे कुछ समय चाहिए। गाड़ी चलाने से पहले वह बस इतना ही कह पाया। घर जाते हुए एंड्रयू का दिमाग ख्यालों के बवंडर में घिरा था। उसे यकीन हो गया था कि जेसिका को जासूस के बारे में पता चल गया है, और उसका सवाल उसे घेरने का, उसे कोने में धकेलने का एक तरीका था। अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। शायद वह गलत था। शायद यह सब उसके आत्मविश्वास का संकट था, और अब उसने अपनी असुरक्षा के कारण डिनर बर्बाद कर दिया और एक भयानक माहौल बना दिया। वह पूरी रात जागता रहा, गेस्ट रूम में लेटा रहा, जेसिका से बचता रहा, जिसने कई बार दरवाजा खटखटाकर बात करने के लिए कहा। उसने दरवाजा नहीं खोला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे। अगले 2 दिन एक खामोश जहन्नुम थे। एंड्रयू और जेसिका ने मुश्किल से ही बात की। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह एक शब्द में जवाब देता, अभी भी अपराधबोध और अनिश्चितता से परेशान था। बच्चों को महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए बहुत छोटे थे। एंड्रयू ने ओलिविया और बेंजामिन के लिए जबरदस्ती मुस्कुराहट ओढ़ी, उनके साथ खेला, लेकिन अंदर से वह बिखर चुका था। उसने रेमंड को फोन करके जांच रद्द करने, यह स्वीकार करने कि उसने गलती की है, और जेसिका के साथ चीजें ठीक करने की कोशिश करने के बारे में भी सोचा। लेकिन किसी चीज ने उसे रोक लिया। उसके अंदर से एक आवाज कह रही थी कि उसे सच जानना ही होगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। डिनर के बाद दूसरे दिन की सुबह एंड्रयू को रेमंड का फोन आया। मुझे आज तुमसे मेरे ऑफिस में मिलना है। मेरे पास रिपोर्ट है। जासूस की आवाज गंभीर और पेशेवर थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे एंड्रयू का दिल बैठ गया। उसने कहा कि वह 1 घंटे में वहां होगा। उसने काम की एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाया और जेसिका की तरफ देखे बिना घर से निकल गया। वह किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, और उसकी आंखों में उदासी देखकर एंड्रयू का मन
लगभग बदल ही गया था। लगभग। रेमंड के ऑफिस में एंड्रयू एक घिसी-पिटी चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब जासूस ने मेज पर एक भूरे रंग का फोल्डर खोला। मुझे अफसोस है, एंड्रयू, काश मैं गलत होता, लेकिन मैं नहीं हूं। रेमंड ने उसे तस्वीरें दिखानी शुरू की। जेसिका शहर के एक होटल में घुस रही है। जेसिका उसी होटल से 2 घंटे बाद निकल रही है, बाल बिखरे हुए, ब्लाउज में सिलवटें। और फिर वो तस्वीर जिसने एंड्रयू को पूरी तरह से तोड़ दिया। जेसिका होटल के प्रवेश द्वार पर एक आदमी को चूम रही थी। वह आदमी ग्रेग था, बुटीक में उसका बिजनेस पार्टनर। एंड्रयू ग्रेग को जानता था। उसने कई मौकों पर उसके और उसकी पत्नी क्लेयर के साथ डिनर किया था। वे एक खुशहाल जोड़े की तरह लगते थे। और यहां ग्रेग था, जेसिका के साथ अपनी ही पत्नी को धोखा दे रहा था। रेमंड ने आगे बताया, वे हफ्ते में कम से कम 3 बार मिलते हैं, हमेशा उसी होटल में, हमेशा लंच के दौरान। मैंने उनकी कुछ बातचीत भी रिकॉर्ड की है। उसने मेज पर एक रिकॉर्डर रखा और प्ले दबाया। जेसिका की आवाज कमरे में गूंज उठी, साफ और अनमिस्टेकेबल। मैं और दिखावा नहीं कर सकती ग्रेग। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा। ग्रेग की आवाज ने जवाब दिया, मुझे पता है, जान, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। क्लेयर को कुछ शक है और एंड्रयू बेवकूफ है, लेकिन अंधा नहीं है। अगर उसे पता चला तो सब कुछ उलझ जाएगा। जेसिका हंसी। एंड्रयू अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसका ध्यान मुझ पर जाता ही नहीं। वह प्रिडिक्टेबल है, बोरिंग है। तुम वो सब कुछ हो जो मैंने हमेशा से चाहा है। एंड्रयू ने रिकॉर्डर बंद कर दिया। वह और नहीं सुन सकता था। उसे गुस्सा, अपमान और एक गहरे दर्द का मिश्रण महसूस हुआ जो उसके सीने को चीरता हुआ लग रहा था। रेमंड ने उसे एक फ्लैश ड्राइव दी जिसमें सभी सबूत थे, तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, होटल चेक इन और चेकआउट लॉग। सब कुछ सावधानी से दर्ज किया गया था। अब तुम क्या करोगे? जासूस ने पूछा। एंड्रयू ने एक गहरी सांस ली, एक आंसू पोंछा जो गिरने पर तुला हुआ था, और कहा, मैं आज इस कहानी को खत्म कर दूंगा। एंड्रयू अपनी बांह के नीचे सबूतों का फोल्डर लेकर रेमंड के ऑफिस से निकला, और एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ जिसके बारे में वह खुद नहीं जानता था। वह स्वभाव से टकराव वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह वह प्रिडिक्टेबल बेवकूफ नहीं बनेगा जैसा जेसिका और ग्रेग उसे समझते थे। वह सीधे सिल्क एंड रोज बुटीक गया। सुबह के 10 बजे थे और वह जानता था कि जेसिका और ग्रेग दोनों दुकान खोलने की तैयारी कर रहे होंगे। उसने सामने गाड़ी खड़ी की, एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। जेसिका काउंटर के पीछे सामान व्यवस्थित कर रही थी और ग्रेग पीछे कंप्यूटर पर काम कर रहा था। जब जेसिका ने एंड्रयू को देखा तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे के भाव देखे, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। एंड्रयू, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा आज तुम्हारी कोई मीटिंग है। उसने जवाब नहीं दिया। वह बस काउंटर तक गया, फोल्डर उस पर फेंका और कहा, इसे खोलो। जेसिका ने भ्रमित होकर भौहें सिकोड़ी। क्या? फोल्डर खोलो जेसिका, अभी। उसकी आवाज ठंडी और नियंत्रित थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जिससे जेसिका सहज रूप से पीछे हट गई। उसने कांपते हाथों से फोल्डर खोला और तस्वीरें देखी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ग्रेग शोर सुनकर पीछे से आया। यहां क्या हो रहा है? एंड्रयू उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा था। जो हो रहा है ग्रेग, वो ये है कि तुम दोनों झूठे, धोखेबाज और कायर हो, और अब यह बात सबको पता चलेगी।
उसने अपनी जेब से फ्लैश ड्राइव निकाली और उसे तस्वीरों पर फेंक दिया। इसमें और भी बहुत कुछ है, रिकॉर्डिंग, वीडियो, सब कुछ। मुझे सब पता है। जेसिका ने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। ग्रेग ने, हालांकि, कुछ करने की कोशिश की। एंड्रयू, देखो, मैं समझा सकता हूं। समझा सकते हो? एंड्रयू हंसा, लेकिन यह एक कड़वी, बेरस हंसी थी। क्या समझाओगे ग्रेग? कि तुम मेरी पत्नी के साथ सो रहे थे, जबकि तुम्हारी पत्नी घर पर तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर रही थी? या यह कि तुम दोनों मुझ पर हंसे, मुझे बेवकूफ और बोरिंग कहा? तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। जेसिका को आखिरकार आवाज मिली। एंड्रयू, प्लीज, मुझे बात करने दो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूं। एंड्रयू ने एक तस्वीर उठाई और उसे उसके चेहरे के सामने रखा। क्या यह तुम नहीं हो जो उसे चूम रही हो? क्या यह तुम नहीं हो जो उसके साथ होटल में जा रही हो? क्या यह तुम्हारी आवाज नहीं है जो कह रही है कि मैं प्रिडिक्टेबल और बोरिंग हूं? बताओ, जेसिका, मैं ठीक ठीक क्या गलत समझ रहा था? वह रोने लगी, लेकिन एंड्रयू को कोई दया नहीं आई। उसे केवल एक विशाल खालीपन महसूस हुआ। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने तुम्हारे साथ एक जिंदगी बनाई, और तुमने सब कुछ फेंक दिया। क्यों? उसके लिए। उसने ग्रेग की ओर इशारा किया, जो अब दीवार से सटकर खड़ा था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ग्रेग ने आगे बढ़ने की कोशिश की। एंड्रयू, देखो, यह एक गलती थी। हमारा मतलब यह नहीं था, लेकिन यह हो गया। मेरे और क्लेयर के बीच चीजें खराब थीं, और जेसिका भी नाखुश थी। यह बस हो गया। एंड्रयू ने ग्रेग की ओर एक कदम बढ़ाया, और वह आदमी सहज रूप से पीछे हट गया। मुझे अपने दयनीय बहाने देने की हिम्मत मत करना। तुम दोनों वयस्क हो। तुमने चुनाव किए, और अब तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। उसने अपना फोन निकाला और उन्हें दिखाया। मैंने इसकी सारी प्रतियां पहले ही क्लेयर को भेज दी हैं। वह शायद अभी उन्हें देख रही होगी। मैंने इसे तुम्हारे बुटीक के शीर्ष ग्राहकों और कुछ कॉमन दोस्तों को भी भेजा है। कुछ ही घंटों में सबको पता चल जाएगा कि तुम असल में कौन हो। जेसिका घबरा गई। एंड्रयू, नहीं, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। दुकान, मेरी इज्जत, सब कुछ। एंड्रयू ने उसे एक ऐसी ठंडक से देखा जिसे वह खुद भी नहीं पहचानता था। तुमने सब कुछ उस पल बर्बाद कर दिया जब तुमने हमारे परिवार को धोखा देने का फैसला किया। मैं तो बस सच्चाई दिखा रहा हूं। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ओह, और जेसिका, रात के खाने पर तुम्हारे उस सवाल के बारे में, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है? जवाब है नहीं, अब कभी नहीं। और इसके साथ वह बाहर निकल गया, जेसिका और ग्रेग को उस तबाही के बीच छोड़कर जो उन्होंने खुद बनाई थी। अगले कुछ घंटों में जेसिका और ग्रेग की दुनिया ढह गई। क्लेयर को सबूत मिले, और उसने तुरंत ग्रेग का सामना किया। उसे पड़ोसियों के सामने घर से बाहर निकाल दिया। उसने एंड्रयू को फोन किया, सच सामने लाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया, और कहा कि वह भी तलाक के लिए अर्जी देगी। बुटीक के ग्राहक, जिनमें से कई शादीशुदा महिलाएं थीं जो ईमानदारी को महत्व देती थीं, ने ऑर्डर रद्द करना और दुकान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सिल्क एंड रोज के सोशल मीडिया पेजों पर नकारात्मक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, और एक हफ्ते के भीतर बुटीक की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। जेसिका ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, सार्वजनिक माफीनामे पोस्ट किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लोग धोखे को माफ नहीं करते, खासकर जब इसमें इतने विस्तृत और क्रूर झूठ शामिल हों। इस बीच एंड्रयू ने
डेनवर के शीर्ष तलाक वकीलों में से एक को काम पर रखा। बेवफाई के अकाट्य सबूतों के साथ उसकी स्थिति बेहद मजबूत थी। जेसिका ने बातचीत करने की कोशिश की, दूसरे मौके के लिए भीख मांगी, बच्चों के बारे में सोचने की गुहार लगाई, लेकिन एंड्रयू एडिक था। वह क्रूर नहीं था, लेकिन वह अब अपमान स्वीकार करने वाला आदमी भी नहीं था। कस्टडी की सुनवाई के दौरान एंड्रयू के वकील ने सबूत पेश किए, जिसमें वे रिकॉर्डिंग भी शामिल थीं, जहां जेसिका अपने पति के प्रति तिरस्कार और भावनात्मक गैर जिम्मेदारी दिखा रही थी। जज ने जेसिका की भावनात्मक अस्थिरता और संदिग्ध फैसलों को देखते हुए ओलिविया और बेंजामिन की प्राइमरी कस्टडी एंड्रयू को दे दी। जेसिका को निगरानी में मुलाकात की इजाजत दी गई, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देती कि वह बच्चों की देखभाल के लिए भावनात्मक रूप से फिट है। ग्रेग को अपने परिणामों का सामना करना पड़ा। क्लेयर ने तलाक के लिए अर्जी दी और संपत्ति का एक अनुकूल बांटवारा हासिल किया, जिससे ग्रेग एक कठिन वित्तीय स्थिति में आ गया। उसने बुटीक पार्टनर के रूप में बने रहने की कोशिश की, लेकिन सार्वजनिक दबाव और वित्तीय नुकसान ने जेसिका को व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। ग्रेग को अंततः अपना हिस्सा उसकी कीमत के एक अंश पर बेचना पड़ा और दोनों कड़वे शब्दों के साथ अलग हो गए, एक दूसरे को इस तबाही के लिए दोषी ठहराते हुए। जो रिश्ता इतना तीव्र और भावुक लग रहा था, वह वास्तविकता का बोझ नहीं सह सका। बिना धोखे और राज के रोमांच के उन्हें एहसास हुआ कि उनमें सिवाय अपराध बोध के और कुछ भी एक जैसा नहीं था। एंड्रयू ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह बच्चों के स्कूल के करीब एक छोटे से घर में चला गया और ओलिविया और बेंजामिन की जिंदगी में अधिक उपस्थित रहने के लिए अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित किया। बच्चे शुरू में अलगाव से भ्रमित थे, धीरे धीरे यह समझने लगे कि उनके पिता उनके लिए सबसे अच्छा कर रहे थे। एंड्रयू ने दर्द और धोखे से उबरने के लिए थेरेपी ली और धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह एक नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह अब अतीत में फंसा नहीं था। उसने वह किया जो किया जाना था, सच को उजागर किया और अपनी गरिमा और अपने बच्चों की रक्षा की। दूसरी ओर जेसिका ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बिखरते हुए देखा। उसने बुटीक, घर, अपने बच्चों की कस्टडी और अपने ज्यादातर दोस्त खो दिए। उसका परिवार उसके फैसलों से निराश था और उसने खुद को अकेला पाया। एक ऐसी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी जिसे उसने खुद ही नष्ट कर दिया था। उसने एक डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी कर ली, उस ग्लैमर से बहुत दूर जिसका उसने कभी आनंद लिया था, और एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी। अपने बच्चों के साथ मुलाकातें दर्दनाक थीं। उसने उनकी आंखों में निराशा और भ्रम देखा। ओलिविया, विशेष रूप से, सच जानने के बाद हफ्तों तक उससे बात करना बंद कर दिया था। जेसिका को बहुत देर से अपने फैसलों की कीमत का एहसास हुआ। महीनों बाद एंड्रयू ओलिविया के स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग में था, जब माताओं में से एक, जो कहानी जानती थी, उसके पास आई। मैं आपके साहस की प्रशंसा करती हूं एंड्रयू। आपने जो किया वह आसान नहीं था, लेकिन यह सही था। आपके बच्चे एक दिन इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। एंड्रयू मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान। मैंने बस वही किया जो किसी भी माता पिता को करना चाहिए। मैंने अपने परिवार की रक्षा की और वह इस पर विश्वास करता था। वह खुश नहीं था, अभी तक नहीं, लेकिन वह शांत था। उसने झूठ पर सच्चाई को, अपमान पर गरिमा को और कायरता पर साहस को चुना था। जेसिका अपने अकेले अपार्टमेंट में पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को घूरती रही और सोचती रही कि वह यहां कैसे पहुंच गई। वह जवाब जानती थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने स्थायी प्रतिबद्धता पर
क्षणिक उत्साह को, सच्चे प्यार पर निषिद्ध जुनून को चुना था, और अब वह उसकी कीमत चुका रही थी। उसने अपने बच्चों से फिर से जुड़ने की कोशिश की, एंड्रयू को उनके साथ और समय बिताने के लिए संदेश भेजे, लेकिन वह दृढ़ रहा। कस्टडी समझौते का पालन तब तक किया जाएगा जब तक कि वह वास्तविक बदलाव साबित नहीं कर देती, और वास्तविक बदलाव में समय लगता है। कुछ ऐसा जो जेसिका के पास अब बहुत था। एंड्रयू और जेसिका की कहानी डेनवर में एक मिसाल बन गई। एक याद दिलाती है कि धोखे के परिणाम होते हैं, और भरोसा एक बार टूट जाने पर शायद ही कभी बहाल होता है। एंड्रयू को जासूस को काम पर रखने, सच्चाई को उजागर करने, या उस रात उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने का कभी पछतावा नहीं हुआ। उसे केवल इस बात का पछतावा था कि उसने संकेतों को पहले क्यों नहीं देखा, किसी ऐसे व्यक्ति को अपना इतना कुछ क्यों दिया जो इसके लायक नहीं था। लेकिन उसने सीखा था, और वह आगे बढ़ गया, क्योंकि अंत में गरिमा किसी भी झूठ से ज्यादा मायने रखती है, और सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमेशा आपको आजाद करती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।